तो दोस्त स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग लास्ट जुलाई का और स्टार्टिंग 3 तारीख तक का हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं वो सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। सब क्वेश्चन को आप लोग अगर हो सके तो नोट डाउन भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, चैमे गैस्टोडिया रोकिनिंस नामक एक नई प्रजाति जो कि ऑर्किड प्रजाति का है, भारत में कहाँ खोजी गई है? तो कहाँ पे खोजी गई है? मिजोरम में। कहाँ पे खोजी गई है दोस्तों? मिजोरम में खोजी गई है। इसके बारे में जानते हैं। इस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या होता है इसमें? इस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। क्या बोल रहा है कि इसमें ये जो पौधा जो खोजा गया है उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, इस कारण से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है। इस पौधे का जो पोषण होता है वह भूमिगत फफूंदी यानी कि सैम्बोटिक फंगी पे निर्भर होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो होलोमाइको ट्राफिक कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि जो भी पौधा और भूमिगत फफूंदी पे निर्भर रहता है यानी क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है? होम होलोमाइको ट्राफिक। क्या बोला जाता है? होलोमाइको ट्राफिक बोला जाता है। दोस्तों यह अगस्त से सितंबर तक फूलता है, मतलब ये फल आता है इसमें, और सितंबर से अक्टूबर तक फल देता है। ये फूलता कब है? अगस्त से सितंबर तक, और सितंबर से अक्टूबर में ये फल देता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा में है। इसका सही आंसर क्या होगा? मिजोरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों क्या बोल रहा है? आरबीआई के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया? अनुराग ठाकुर को। क्या बोल रहा है? अनुराग ठाकुर वर्तमान में आर्थिक मामलों विभाग के सचिव हैं। अभी जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तब तक ये कहाँ पे हैं? तो डीएई आर्थिक मामलों विभाग के सचिव हैं। ठीक है, और उन्होंने अजय सेठ की जगह ली है। ये अभी जो करंट में है कौन है? अजय सेठ हैं। ठीक है, जब तक ये अपॉइंट नहीं हो जाते यानी कि 4 से 6 अगस्त के बीच में इनका पदभार संभालने वाले हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? मौद्रिक नीति समिति की आगामी बैठक जो 4 से 6 अगस्त 2025 तक होने वाली है। क्या बोल रहा है कि इसके अलावा भी मौद्रिक नीति समिति की आगामी जो बैठक होगी, याद रखिएगा एमपीसी का, वो 4 से 6 अगस्त तक होने वाली है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूईएफए। यूईएफए क्या बोल रहा है? इसका वो क्या होगा? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूरोपियन इसका मतलब हो गया। 2025 महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड ने। किसने जीता है? इंग्लैंड ने, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लैंड में फाइनल में स्पेन को पेनल्टी में, क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड ने फाइनल में स्पेन को हरा करके किसमें? पेनल्टी में, शूट आउट में हराया है। इंग्लैंड की जो कोच हैं सरीना वाइगनमैन के नेतृत्व में टीम को सफलता हासिल मिली है। मतलब कोच कौन है इंग्लैंड के? तो सरीना वाइगमैन। ठीक है, याद रखिएगा, सरीना वाइगमैन। नेक्स्ट है एफआईडीई महिला शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने। किसने? दिव्या देशमुख ने। उन्होंने फाइनल में अनुभावी किसे हराया है? कोनेरू हम्पी को। किसे? कोनेरू हम्पी को हराया है। दिव्या ने 2024 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता था। इसके पहले दोस्तों जो दिव्या थी, दिव्या देशमुख, वो 2024 में विश्व जूनियर चैंपियन का खिताब जीता था। इस जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की चौथी जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। क्या बोल रहा है कि देशमुख जो है, दिव्या देशमुख, वो भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। फीडे यानी एफआईडीई महिला शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ था जॉर्जिया के वातुमी शहर में हुआ था। ये याद रखिए कहाँ पे ये हुआ था? तो जॉर्जिया के वातुमी वातुमी शहर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बारे में जानते हैं।
हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो सीधे लीवर को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है दोस्तों? तो लीवर को प्रभावित करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह उद्देश्य है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरा ग्लोबल स्तर पे, हेपेटाइटिस को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से मुक्त करना यानी कि खत्म कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, ठीक है। इसका जो थीम रखा गया था 2025 का, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, इसका थीम था। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पे क्या थीम रखा गया था? तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस दो देशों के बीच आयोजित किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है? क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या नाम है? अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो किन दो देशों के बीच में? तो भारत और सिंगापुर के। कौन? भारत और सिंगापुर के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ था। इसका ये जो 14वां संस्करण था, जो कि 27 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। अभ्यास का उद्देश्य था कि मशीनीकृत युद्ध संचालक प्रक्रियाओं का परीक्षण एवं सत्यापन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत किस तिथि को की गई? क्या बोल रहा है? अज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? तो 27 जुलाई 2025 को की गई। कब? 27 जुलाई 2025 को की गई। इसके बारे में जानते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ जो थे वो PM मोदी ने 27 जुलाई को किया था। इस मिशन का जो उद्देश्य था, 1 करोड़ से अधिक जो प्राचीन पांडुलिपि है को डिजिटल करना और डिजिटल करके संरक्षित करना। जिससे डिजिटल करने से क्या होगा कि तो लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। मिशन के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि प्रदान की, यानी 60 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, ठीक है। याद रखिएगा किसके लिए? तो ये प्राचीन पांडुलिपि को संरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकरण करने के लिए, ठीक है। मोदी ने पांडुलिपि को भारत की आत्मा का अध्ययन करार दिया, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो पांडुलिपि जो संरक्षित कर रहे हैं उनको एक अलग चीज से संबोधित किया है। तो क्या है? भारत की आत्मा के अध्याय। क्या बोल रहा है? भारत की आत्मा के अध्याय पांडुलिपि को बोल रहे हैं। कौन? तो प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है? दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो इंग्लिश मीडियम के नहीं होते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो ये इंग्लिश देख करके ही पीछे हट जाते हैं, उन लोग के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि भारत में पहली बार हिंदी माध्यम में MBBS करवाया जाएगा, जो कि किस शहर में स्थापित है? तो जबलपुर है। कहाँ पे? जबलपुर में ये स्थापित है। इसके बारे में जानते हैं। यह कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया जाएगा। जो इसका सेशन होगा ना दोस्तों, वो 2027 से 28 शुरू होगा। 2027-28 से शुरू होगी। ये जो कॉलेज स्टार्ट होगा, जो उसका प्रशिक्षण होगा, वो मेडिकल शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में होगा। उसका जो ट्रेनिंग होगा वो छात्रों को क्लिनिकल ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल में किया जाएगा। जो छात्रों को किया जाएगा ट्रेनिंग, वो कहाँ पे? सरकारी हॉस्पिटल में किया जाएगा। इस पहल का जो उद्देश्य है, लक्ष्य रखा गया है भाषा के बाधाओं को समाप्त करने के लिए, कि भाषा बाधा होने के कारण भाषा एक बेड़ा बन जाता है, जिसके कारण से लोग आगे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये कॉलेज स्टार्ट कराया जा रहा है हिंदी माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक सस्टेबल वेलनेस ऑफ अ स्टूडेंट के संपादक कौन है? दोस्तों क्या बोल रहा है? हाल ही में चर्चे में रहा सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ अ स्टूडेंट के संपादक कौन है? तो कौन है? तो इसके जो संस्थापक है दोस्तों, वो है प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रामनंद। कौन है? डॉक्टर प्रोफेसर लता पांडे और डॉक्टर रामनंद है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। ये जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं ने इस पुस्तक को विमोचन किया है। कब? 26 जुलाई 2025 को किया है, ठीक है। पुस्तक इस बात पर बल देता है, यानी पुस्तक यह बताता है कि विश्वविद्यालयों को केवल शैक्षणिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन कौशल और मानसिक समर्थन देने भी इसका जो मुख्य उद्देश्य है। ये क्या बताता है? ये बुक बताता है, ठीक है। यह पुस्तक उच्च शिक्षा में विद्यालयों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की रणनीति पर केंद्रित है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, है ना।
ये कभी कभी पूछ लिया करता है बुक्स एंड ऑथर के बारे में, तो थोड़ा इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोल रहा है, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई को। दोस्तों हाल ही में भारत में 57, मतलब अभी टोटल 57 बाघ अभ्यारण्य है, जो कि भारत की 14 बाघ अभ्यारण्य को संरक्षण बाघ मानक यानी कंजर्वेशन एजर्व टाइगर स्टैंडर्ड से अधिसूचन प्राप्त है, ठीक है, अधिसूचना प्राप्त है। दोस्तों जो 14 बाघ अभ्यारण्य है, उसमें से कौन सा? असम के मानस है, कांजीरंगा और ओरंग। आसाम में कौन कौन सा? मानस, कांजीरंगा और औरंग है, जो कि 14 अभ्यारण्य को जो संरक्षण प्राप्त है वो सबका जो काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये असम में 3 है, मानस, कांजीरंगा और औरंग। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना। और महाराष्ट्र में पेंच। बिहार में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में दुधवा। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। केरल में परिम्बुकुलम और कर्नाटक में बांदीपुरम बाघ अभ्यारण्य है। और तमिलनाडु में वहीं पे मधुमलाई है और अन्नामलाई। ये सब शामिल है 14 बाघ अभ्यारण्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीर परिवार सहायक योजना किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? क्या बोल रहा है, वीर परिवार संस्था। तो किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अ, वीर परिवार सहायक योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, इस योजना का जो उद्घाटन है वो क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान श्रीनगर में किया गया है। कहाँ पे? श्रीनगर में किया गया है। इसमें और भी क्या है कि सेवारत यानी कि जो अभी सेवा में है जो सैनिक, और जो पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिक बल यानी कि सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब जो आते हैं परिवार को योजना लाभ उठा सकते हैं इसमें, ठीक है। इस योजना को कारगिल विजय दिवस के दिन ये शुरू किया गया था, यानी कब? 27 जुलाई को, ठीक है। ये 27 जुलाई को शुभारंभ किया गया था, जो सैनिकों के बलिदान को समर्पित है या सम्मानित करने का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, माना गया है। रियो चेस्टर जादव एंड रियो चेस्टर जॉकार्ड नामक नई मेढक प्रजाति कहाँ पाई गई है? ये थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ये लंबा लाइन दे करके प्रजाति के बारे में पूछेगा तो थोड़ा सा इसको माइंड में नोट रखिएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। खासी हिल में। कहाँ पे? खासी हिल मेघालय में ये पाया गया है, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, इन मेढकों के नाम खासी संस्कृति यानी खासी जो गारो, खासी, ये सब जो जनजाति है उसमें जो खासी जनजाति है संस्कृति के से प्रेरित है, ठीक है, ये मेढक का नाम, ठीक है। ये जोदो खासी समुदाय के पारंपरिक भोजन, जबकि जोगोड़ का अर्थ है खासी भाषा में मेढक होता है, ठीक है। जोगोड़ का अर्थ क्या होता है? खासी भाषा में मेढक होता है, याद रखिएगा। और जोदो खासी समुदाय की पारंपरिक भोजन है, ठीक है। लियो चार्टेस जोदो की खोज लांगटो गांव में हुआ है, और यह रॉचोर्ड्स जोगोड़ की खोज लाबो क्षेत्र में हुआ है। ये याद रखिएगा, ये कुछ ज्यादा है लेकिन ध्यान में थोड़ा रखिएगा, ठीक है। ये मेढक झाड़ियों और पेड़ों में रहते हैं और मानव बस्तियों के समीप पाए गए हैं। शोधकर्ता जो है होलीनेस वर्जरी है द्वारा नामकरण किया गया है, ठीक है। लॉन्जोटोर का निवासी है ये। कहाँ का? लॉन्गटोर का निवासी है ये। नेक्स्ट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल पीएनजी के नए वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या बोल रहा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर जो वैश्विक सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेलेस को। किसे? सेलेस को। सेलेस, ठीक है, ये नियुक्त किया गया है इनको। इसके बारे में जानते हैं, सेलेक्स की नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से पीएनजी का नया सीईओ नियुक्त किया गया, मतलब अभी नामांकन कर दिया गया है, लेकिन ये अपॉइंट होंगे 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। पीएनजी वैश्विक उपभोक्ता वस्तु कंपनी के पहले भारतीय सीईओ बनेंगे, ठीक है। जॉन मॉलर जो वर्तमान में सीईओ है, अभी कौन है? जॉन मॉलर है, ठीक है। जनवरी 2026 से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर, मतलब ईडी के रूप में संभालेंगे। सीईओ बनने से पहले सेलेस जो थे जूरिकर एंड पीएनजी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। इसको याद रखिएगा बस, क्योंकि ये चर्चा में थे थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा आउट माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निसार मिशन किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसरो एंड नासा। किससे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा की मदद से इसका विकास किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। निसार
एक संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। यह 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 श्रीहरिकोटा में GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। उपग्रह को 747 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य समकालित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे 747 किलोमीटर ऊंचाई पर, ठीक है। यह उपग्रह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी के सतह का स्कैन करेगा, पूरी पृथ्वी के सतह को स्कैन करेगा। निसार मिशन का डेटा जो है सार्वजनिक रूप से निःशुल्क उपलब्ध होगा सभी के लिए, ठीक है, जिसे दुनिया भर में वैज्ञानिक, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन एजेंसियां जो इनका उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, निसार मिशन में दोहरी बैंड रडार तकनीक का उपयोग किया गया है, जो कि हाई टेक्नोलॉजी है। एल बैंड रडार नासा द्वारा और एस बैंड रडार इसरो द्वारा विकसित किया गया। इसको याद रखिएगा कि एल बैंड रडार किसके द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, तो नासा के द्वारा किया गया, और एस बैंड का जो निर्माण किया गया है रडार का, वो इसरो के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नगिला संरक्षण मॉडल किस देश में अपनाया गया है? तो कहाँ पे? कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से फैला हुआ है यह मुख्यतः असम के अपने अंतिम गढ़ तक ही सीमित है। यानी ये बोल रहा है कि जो बहुत पहले क्या था कि भारत के दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत ही ज्यादा में पाया जाता था ये पक्षी, लेकिन अब ये क्या है कि कुछ ही जगहों पे, जैसे कि आसाम और कंबोडिया जैसे क्षेत्रों में, कुछ ही मैदानों क्षेत्रों में इसकी आबादी बची हुई है। दोस्तों, ग्रेटर एजुटेंट को आसामी भाषा में हरगिल कहा जाता है, ये याद रखिएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हड्डी निकलने वाला। क्या है? हड्डी निकलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के कमचाटका प्रायद्वीप में आया भूकंप कितनी तीव्रता की थी? दोस्तों, रिसेंट में ही रूस में कमचाटका प्रायद्वीप में आया भूकंप कितनी तीव्रता की थी? तो 7.4, कितनी? 7.4 तीव्रता की थी। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के पास 5 भूकंप आए, जिसमें सबसे शक्तिशाली भूकंप के झटके 7.4 मापे गए हैं, ठीक है, जो कमचटका प्रायद्वीप या प्रशांत महासागर अग्नि वलय पर स्थित है, ठीक है, जो पश्चिम में ओखोटा सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और बोरिंग सागर के समुद्र तट पर स्थित है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रशांत और उत्तरी अमेरिका टेक्टोनिक स्मारकों के जंक्शन पर स्थित है, जो कि इसे अत्यधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में 2 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी है? तो श्रेडनी और वोस्टोचनी। कौन है? श्रेडनी और वोस्टोचनी। और इसके जल प्रवाह जो कमचटका नदी है, जो प्राथमिक जलमार्ग इस क्षेत्र का है, ठीक है। पर्यावरण के बारे में देखें तो यह अधिकांश टुंड्रा जलवायु पाए जाते हैं, और कठोर जलवायु के कारण जनसंख्या का घनत्व, जो आबादी है, वो कम पाया जाता है। यहाँ जलवायु अनुकूल नहीं है आदमियों के लिए, तो मानव के लिए तो थोड़ा कम है जनसंख्या, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फास्ट पेट्रोल वेसल अटल का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया है? क्या बोल रहा है? फास्ट पेट्रोल वेसल अटल का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया है? तो 29 जुलाई 2025 को वास्को द गामा गोवा में, ठीक है। कहाँ पे? वास्को द गामा गोवा में। इसके बारे में जानते हैं। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अटल पोत की जो लंबाई है दोस्तों, वो 52 मीटर की है। वजन जो है 320 टन की है। इसका उपयोग तटीय गश्त, तस्करी विरोध, समुद्री डकैती रोकथाम, खोज एवं बचाव तथा अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो क्या है? हर जिले में एक नदी को पुनर्जीवित करना इसका लक्ष्य है। दोस्तों, क्या बोल रहा है? कानपुर जिले की नून नदी, जो कि जल कुंभी और मलबे के कारण लगभग लुप्त हो गई थी, इस कारण से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ये जो राज्य सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश के, को पुनर्जीवित करने का एक लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में कम से कम एक नदी को मतलब उस जगह से गुजारने के लक्ष्य रखा है। नदी की सफाई में ग्रामीण को मनरेगा के तहत श्रमदान का अवसर दिया जाएगा। क्या बोल रहा है कि ग्रामीणों को उस नदी को साफ सफाई के लिए श्रमदान का अवसर दिया जाएगा, जो मनरेगा उसका खर्च उठाएगा, जिससे रोजगार भी सृजित होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी श्रेणी, यानी कि प्रोजेक्ट 7A का पहल जहाज को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स द्वारा निर्मित हुआ है। उसका नाम क्या है?
तो क्या है उसका नाम? हिमगिरी। क्या है नाम उसका? हिमगिरी यार्ड 3022। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यह नीलगिरी श्रेणी का तीसरा और GRSC द्वारा निर्मित पहला जहाज है। ठीक है, जिसे 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दोस्तों सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल्स है इसमें फिट किया गया है, जो कि सतह से हवा में भी मार करेगा। और 76 मिलीमीटर गन और क्लोज इन हथियार प्रणाली इसमें लगे हुए हैं, याद रखिएगा इसको। 75% जो स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। कितना? 75% जो कि इंडियन सामग्री का उपयोग हुआ है। और 200 से अधिक MSMEs के साथ लगभग 14,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इसमें रोजगार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अष्टमुड़ी झील। दोस्तों क्या बोल रहा है कि हाल ही में खबरों में रही अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? केरल में स्थित है। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों केरल के जो उच्च न्यायालय है ने राज्य सरकार और राज्य अर्धभूमि प्राधिकरण केरल को अधिसूचना जारी होने होने के 2 महीने के भीतर, यानी कि एक अधिसूचना जारी किया है, उसके 2 महीने के भीतर में अष्टमुड़ी अर्ध भूमि प्रबंधन इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इस निर्देश का जो उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण और अतिक्रमण, जो प्रदूषण है और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही अष्टभूमि अद्रभूमि का संरक्षण करना है। ठीक है, जो अष्टमुड़ी झील है केरल के कोल्लम में स्थित है। कहाँ पे? केरल के कोल्लम में स्थित है। यह वेम्बनाड झील के बाद केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और पहली कौन है? वेम्बनाड। कौन है? पहली है वेम्बनाड झील। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का जो क्लास था, यानी कि आज का वीकली करंट अफेयर का जो क्लास था वो समाप्त होता है। दोस्तों जो टोटल 20 क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए गए हैं वो चर्चा में रहे हैं, खबरों में बहुत ही ज्यादा रहे हैं इस वीक में। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। टोटल क्वेश्चन को आप या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या तो फिर रिवाइज कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वहां पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे और MCQ के द्वारा आपको रिवीजन भी वहां करवाए जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।